सो स्टूडेंट्स, जल्दी से हम आगे की तरफ बढ़ लेते हैं। इसके अंदर हम देखेंगे यूनिवर्सल लॉज ऑफ नॉमेनक्लेचर। हम अब जानते हैं नॉमेनक्लेचर एक बहुत बड़ा प्रोसेस है जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में हम इसका हेल्प ले सकते हैं। तो ऑफ कोर्स ये बात है, इसके सर्टेन रूल्स तो होंगे ही होंगे। तो जल्दी से पढ़ लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। डोंट यू थिंक सो? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट रूल देखते हैं, बायोलॉजिकल नेम्स। फर्स्ट वर्ड है बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। जो हमारा बायोलॉजिकल नेम्स है, मतलब कि हमारा जो मैग्नीफेरा इंडिका है, इसको हम बायोलॉजिकल नेम्स भी बोल सकते हैं। ये हमेशा लैटिन में होते हैं, ठीक है, और ये इटैलिक्स में भी लिखे जा सकते हैं। ये वाली जो लाइन है, जनरली इन लैटिन और रिटन इन इटैलिक्स, ये दोनों वर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम 11th की बात करें तो हमारे स्कूल के पेपर्स में कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए बेसिकली टीचर्स MCQs में दे देती हैं, क्योंकि बच्चे इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते तो गलती से गलत हो जाता है। पर आप इसको ढंग से पढ़ के जाइएगा। आगे पढ़ लेते हैं। दे आर लेटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लेटिन इरिस्पेक्टिव टू देयर ओरिजिन। जो हमारे बायोलॉजिकल नेम्स हैं वो लेटिनाइज्ड हैं और लेटिन में ही डिराइव्ड हैं, अगर हम ओरिजिन को इरिस्पेक्टिवली देखें तो, ठीक है। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, हमारा सेकंड रूल। द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस while द सेकंड कंपोनेंट denotes द स्पेसिफिक एपिथेट। अब हम जानते हैं जो हमारा फर्स्ट वर्ड है बायोलॉजिकल नेम, इसका हमारा जो फर्स्ट वर्ड है मैग्नीफेरा, जैसे मैग्नीफेरा इंडिका का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मैग्नीफेरा इंडिका जो हमारा एक एग्जाम्पल है, उसका फर्स्ट वर्ड क्या दिख रहा है तुम्हें? मैग्नीफेरा, जो कि हमेशा जीनस रिप्रेजेंट करेगा, और सेकंड वर्ड इंडिका जो हमेशा हमारा स्पीशीज डिनोट करेगा या फिर रिप्रेजेंट करेगा। तो जो हमारी स्पीशीज है इसको हम स्पेसिफिक एपिथेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर हम थर्ड रूल पढ़ लेते हैं। बोथ द वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम्स इवन हैंड रिटन are separately underlined or printed in italics to indicate the Latin origin. थर्ड रूल में हमें बता रहे हैं कि जो हमारा बायोलॉजिकल नेम्स हैं, जब भी वो हैंड रिटन में लिखे हों तब वो हमेशा अंडरलाइंड होंगे, मतलब दोनों को ही हमें सेपरेटली अंडरलाइन करना है। ऐसा नहीं है कि एक ही लाइन दोनों पे मार, जैसे मैग्नीफेरा इंडिका है तो मैग्नीफेरा के जितना साइज का है उसको नीचे अंडरलाइन करना है, फिर इंडिका के नीचे ही उतना ही उसको अंडरलाइन करना है। हमें पूरी लाइन नहीं बनानी, इसके सेपरेटली पे बहुत ध्यान देना। सेपरेटली अंडरलाइन लिखा है। और नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट द लैटिन ओरिजिन। अगर हम हैंड रिटन में लिखते हैं तो हम उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, पर लेकिन अगर हमने इटैलिक्स में मतलब अगर हमने प्रिंट करवाया उसको, हमने हैंड रिटन नहीं लिखा, तो हमेशा वो इटैलिक्स में ही प्रिंट हुआ होना चाहिए ताकि हम उसका लैटिन ओरिजिन उसको डिनोट कर सकें, ठीक है। तो आगे चलते हैं, हम अपना फोर्थ रूल देख लेते हैं। The first word denoting the genus start with capital letter while the specific epithet starts with small letter. तो हमारा बायोलॉजिकल नेम है उसके अंदर दो वर्ड्स हैं, एक तो जीनस और एक स्पीशीज। तो जो हमारा जीनस होगा जो सबसे स्टार्टिंग में होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। फर्स्ट वर्ड हमेशा कैपिटल लेटर में होंगे, और जो हमारा जो सेकंड लेटर है जो हमारा स्पीशीज डिनोट करता है वो स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा, ठीक है। स्पीशीज स्मॉल लेटर और जो हमारा जीनस है वो कैपिटल लेटर। इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं, बुक वालों ने एग्जांपल दिया है, ठीक है। एग्जांपल ऑफ मैग्नीफेरा इंडिका। अब देखो मैग्नीफेरा इंडिका में हमारा एम जो है वो बड़ा है जो कि जीनस रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडिका जो है वो स्मॉल है जो कि जीनस रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेम ऑफ द ऑथर appears after the specific epithet मतलब जीनस species at the end of the biological name and is written in the abbreviated form. इस वाले पॉइंट के अंदर बेसिकली क्या बोले जा रहा है कि जो हमारा ऑथर के नेम है,
हमारा जो ऑथर है उनका नाम हमेशा स्पेसिफिक एपिथेट के बाद आएगा, लास्ट में, मतलब बायोलॉजिकल नेम के बाद हमारे ऑथर के नेम आएंगे, जो कि एक एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा जाएगा। एब्रीवेटेड फॉर्म क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, एग्जाम्पल से इलस्ट्रेट कर रखा है, जैसे कि मैग्नीफेरा इंडिका लिनेन। इसके अंदर मैग्नीफेरा जो है हमारा वो जीनस रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडिका जो है वो स्पीशीज रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड लिनेन जो है वो हमारे ऑथर रिप्रेजेंट हो रहे हैं इसमें, जिनका नाम क्या है? लिनेनियस। ठीक है, ये इधर भी पढ़ सकते हैं हम, डिस्क्राइब्ड एज लिनेनियस। हमने ऊपर पढ़ा था लिनेनियस आप, तो आप लोग का ये होमवर्क है कि आप मुझे कॉर्डस लिनेनियस जो हमने पहले वाले पार्ट में पढ़ा था उसको कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या है। ठीक है, वो साइंटिस्ट के बारे में पूरा। Since it is nearly impossible to study all living organisms, it is necessary to devise some means of make this possible. This process is called classification. ये जो हमारी स्टडी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देती है। बेसिकली हम इतने सारे हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो हम इसको कैसे अरेंज करेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है बेसिकली। तो इसको एक बेसिकली एक क्लासिफिकेशन दी गई है हमारे में, जिसके ज़रिए हम इजीली स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्लासिफिकेशन होता क्या है। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन भी जान गए ऊपर से। ठीक है, classification is the process by which anything is grouped into convenient category based on some easily observable character. ये बहुत प्यारी डेफिनेशन दी है एनसीईआरटी वालों ने, तो इसको हम अच्छे से याद कर लेंगे। क्लासिफिकेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, जो कि कोई भी चीज़ ग्रुप में कन्वीनियंट स्टडीज़ के लिए और कैटेगरीज में हमें अरेंज करके दे देता है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और हेल्पफुल मानी जाती है। क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी इजीली रिकॉग्नाइज ग्रुप्स सच एज प्लांट, एनिमल और डॉग्स और कैट्स और इंसेक्ट। ये तो बहुत मतलब रियलिस्टिक हो गया। जैसे कि हम देख लेते हैं ना कि हमारे पास बहुत सारे प्लांट्स हैं, जैसे नीम का पौधा, पाम ट्री, है ना, या फिर एनिमल्स को देख लेते हैं जैसे डॉग, कैट्स और इंसेक्ट। इनमें बहुत ज़्यादा अंतर हम बता सकते हैं ना बेसिकली देखते ही। तो ये जो पॉसिबल है वो हमेशा क्लासिफिकेशन के वजह से ही पॉसिबल है। द मोमेंट वी यूज एनी of these in terms, we associate certain characters with the organisms in that group. Like, what image do you see if you think of dog? इसमें हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर हम एक डॉग का नाम लें तो हमारे दिमाग में पहला इमेज कौन सी बनती है, हम क्या सोचते हैं डॉग के बारे में? ऑब्वियसली ईच वन ऑफ अस विल थिंक ऑफ डॉग्स एंड नॉट द कैट। हम ऑफ कोर्स ही बात है, हम डॉग और कैट के अंदर डिफरेंस जानते हैं, तो अगर हमसे डॉग पूछा गया है तो हम डॉग की इमेज बनाएंगे, हम डॉग का थिंक करेंगे, राइट? नाउ इफ यू वर थिंक ऑफ द एलेस्थीसियंस, its Alsatian, sorry my mistakes, its Alsatian is a basically breed of dog, we can say that. तो अगर हम Alsatians की बात करें, breed of dog की बात करें, we know that we are talking about dog, क्योंकि हम उसको देख के बता सकते हैं कि एक डॉग है, मतलब हमारे दिमाग में एक इमेज आ जाती है इसके बारे में, हम डॉग के बारे में थिंक कर सकते हैं। फिर हमसे बोला जा रहा है सिमिलरली सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट मैमल्स, you of course you think of animals with external ear and body hair. अगर हमें बोला जाए कि हम एक मैमल्स की बात करें, अगर हम मैमल्स को सोचने का बोला जाए तो हम सोचेंगे कि हम मैमल्स की बात करें तो ऑफ कोर्स बात है उसके एक्सटर्नल ईयर्स होंगे, एक्सटर्नल पिन्नास होंगे और उसके ऊपर बॉडी हेयर्स होंगे। ठीक है, likewise in the plant, if we try to talk about feet, the picture in our
in each of our minds will be wheat plant, not a rice or any of the plant. तो अगर हमें प्लांट के केस में बोला जाए, तो अगर हमें प्लांट के केस में वीट का बोला जाए, तो हमारे दिमाग में ऑफकोर्स बात है वीट की ही पिक्चर बनेगी, किसी और जैसे कि राइस की या फिर कोई और प्लांट की इमेज नहीं बनेगी. Hence, all these dogs, cats, mammals, wheat, rice, plants, animals, etc. are conveniently category we use to study organisms. अब जो हमने ऊपर एग्जांपल्स देखे हैं जैसे कि डॉग्स का, कैट का, मैमल्स का, वीट का, राइस का, ये हम कन्वीनियंटली किस तरीके से पढ़ पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी की वजह से. अगर ये कैटेगराइज नहीं होते तो ऑफकोर्स ये बात है हम इसको नहीं ढंग से पढ़ पाते. आगे पढ़ लेते हैं. द साइंटिफिक टर्म्स ऑफ दीज कैटेगरी इज टेक्सा. अब जो कैटेगरी है हमारी उसकी एक साइंटिफिक टर्म देखे तो उसको हम बोलते हैं टेक्सा. ठीक है. हियर यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट टेक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरी एट एवरी डिफरेंट लेवल. हम देखा जाए तो जो हमारा टेक्सा है हम उसको ऐसे भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि वो एक कैटेगरी डिनोट करती है, बेसिकली कैटेगरी इंडिकेट करती है हर एक डिफरेंट लेवल पे. प्लांट्स also from a taxa. Wheat is also taxa. Similarly, animals, mammals, dogs are all taxa. But you know that dog is a mammal, right? हम जानते हैं सब कि डॉग मैमल है. क्यों? क्योंकि उसके ईयर्स हैं, एक्सटर्नल पिन्ना है, उसके पास बॉडी हेयर्स है, इसलिए वो एक मैमल है. एंड मैमल्स आर एनिमल्स, और सारे मैमल्स जो है वो एनिमल्स में अंदर आते हैं. देयरफॉर एनिमल्स, मैमल्स एंड डॉग्स रिप्रेजेंट टेक्सा एट डिफरेंट लेवल. तो हमें ये जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी कि जो हमारे टेक्सास होते हैं कैन इंडिकेट कैटेगरी एट डिफरेंट लेवल, उसका हमें एग्जाम्पल भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है. आगे पढ़ लेते हैं. Hence, based on a characteristics, all living organisms can be classified into different taxa. जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं, मतलब पढ़ने वाले हैं सॉरी, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारे टेक्सास हैं वो डिफरेंटली क्लासिफाइड है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी. मतलब कि जब एक डिफरेंट लेवल पे क्लासिफाइड हो जाए टेक्सा तो उसको बोलते हैं टेक्सोनॉमी. External and internal structures along with structure of cell development, process and ecological information of organisms are essential and form the basic of modern taxonomic studies. जो हम इंटरनल या फिर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसे कि सेल के अंदर बेसिकली इंटरनल और एक्सटर्नल कैसे दिखता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा. देखो सेल में इंटरनली देखा जाए तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे गोल्जी, लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया. पर लेकिन अगर हम उसे एक्सटर्नली देखें तो हम एक अपने नेक्ड आइज से तो एक सेल को आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते, राइट? तो इसके अंदर यही बताया जा रहा है कि एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, स्ट्रक्चर जैसे कि सेल के अंदर जो डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनिजम्स, ये एक इम्पॉर्टेंट मतलब एक एसेंशियल फॉर्म है बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ के लिए. ठीक है. Hence the characterizations, identification, classification and nomenclature are the process that are basic to taxonomy. अब हमने सब पढ़ रखा है. देखो कैरेक्टराइजेशंस की हमने डेफिनेशन जान ली, आइडेंटिफिकेशन की डेफिनेशन जान ली, क्लासिफिकेशन क्या होता है वो भी जान लिया, नॉमेनक्लेचर पढ़ लिया, हमने सब पढ़ लिया. और ये जो सारे प्रोसेस है वो है हमारा बेसिक टेक्सोनॉमी. ठीक है. टेक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू. ये जो टेक्सोनॉमी है वो कुछ नया बात नहीं है. ह्यूमन बीइंग्स have always been interested in knowing more and more about various kind of organisms, particularly with reference to their use. देखो तो इस लाइन में हमें बताया जा रहा है कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो हमेशा कुछ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ही इंटरेस्टेड रहते हैं जानने में डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स. लाइक वे हम हमेशा एक्सप्लोर करते रहते हैं जहाँ पे हमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं. और इवन सम पीपल हैव बहुत ज़्यादा, हम बोल सकते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है
न्यू न्यू ऑर्गेनिजम्स को देखने में, उनके बारे में जानने में, तो ह्यूमन बींग्स हैं वो हमेशा इंटरेस्टेड ही होता है, ठीक है।